आप सबका कक्षा 10 विज्ञान विषय के अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक के ऑब्जेक्टिव्स की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। हमने चैप्टर 1 से लेकर 3 तक सभी चैप्टर्स के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू थे उनकी चर्चा कर ली थी। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन क्लासेस को आराम से देख लें। चैप्टर 4 की व्याख्या, पाठ के भीतर दिए गए प्रश्न और अभ्यास प्रश्नों को भी मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। वो क्लासेस भी आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप अपनी आवश्यकता अनुसार देख सकते हैं। इस क्लास में हम बात कर रहे हैं चैप्टर 4 के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स है उन ऑब्जेक्टिव्स की यानी एमसीक्यू की बात कर रहे हैं। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि कार्बन के 2 अपर रूप के अलावा तीसरा अपर रूप का नाम बताना है। कार्बन के जो 2 अपर रूप है, ठीक है, ये अपर रूप है। कार्बन के 2 अपर रूप के अलावा तीसरे अपर रूप का नाम क्या है? तो हीरा, ग्रेफाइट, ये 2 तो आप जानते ही होंगे। और तीसरा कौन सा है? फुलरिन कार्बन है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? इनमें से ऐसा कौन सा कार्बन यौगिक है जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो वो कौन सा है? C2H6। कौन सा है? C2H6, जिसे एथेन के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। C2H4 क्या है? C2H4, जिसे एथीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एथीन। ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कार्बन यौगिकों की संख्या लगभग कितनी है? कार्बन यौगिकों की संख्या प्रकृति में लगभग कितनी है? तो वो लगभग 3 मिलियन है। अगला प्रश्न, कार्बन ऑक्सीजन में दहन कर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और प्रचुर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? यानी जब कार्बन का दहन होता है तो ये CO2 के साथ बहुत अधिक मात्रा में क्या करता है? ऊष्मा को उत्पन्न करता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? योग हो रहा है। जब कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो CO2 प्लस क्या बनती है? ऊष्मा बनती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का योग हो रहा है, अतः ये कौन सी अभिक्रिया है? यहाँ पर ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? यानी हीरा और ग्रेफाइट ये दोनों क्या है कार्बन के? तो ये दोनों ही कार्बन के अपर रूप है। क्या है? ये दोनों ही कार्बन के क्या है? ये दोनों ही कार्बन के अपर रूप है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। उस हाइड्रोकार्बन का नाम बतावे जिससे एथेनॉल बनता है। आपको उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताना है जिससे एथेनॉल का निर्माण होता है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम इथेन या एथेन कहते हैं। अगला प्रश्न, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर किस प्रकार की ज्वाला उत्पन्न करती है? जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका जब वायु की उपस्थिति में दहन होता है तो कैसी ज्वाला उत्पन्न होती है? तो स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न, कार्बन है वो आवर्त सारणी के किस ग्रुप का तत्व है? तो मैंने आवर्त सारणी बहुत अच्छे से पढ़ाई थी, आप जानते भी होंगे कि जो कार्बन है वो 4th A वर्ग का क्या है? सदस्य है। अगला प्रश्न, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर कैसा धुआं उत्पन्न करता है? जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो जब वायु की उपस्थिति में जलता है तो कैसा धुआं उत्पन्न करता है? तो उसका सही जवाब होगा कि वो काले धुएं वाली पीली ज्वाला के साथ जलता है। यानी पीली ज्वाला के साथ जलता है और धुआं कैसा उत्पन्न करता है? काले रंग का। अगला प्रश्न, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? तो आप सब जानते होंगे वो किसने किया था? बोहर ने। यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CONH2, ये यूरिया का सूत्र होता है। आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम कार्बोइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है। यानी कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है वो आपको बताना है। अगला प्रश्न है वो देखें, कैल्शियम कार्बोइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। तो जो कैल्शियम कार्बोइड की अभिक्रिया जल के साथ होती है वो क्या देता है? वो एथाइन देता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नाम है वो है एथेनोइक अम्ल। क्या है? एथेनोइक अम्ल। अगला, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो जो ऑक्जेलिक स्रोत है, ऑक्जेलिक अम्ल है, वो हमें कहां से प्राप्त होता है? वो हमें टमाटर से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, खाली जगह का प्रकारात्मक समूह निम्न में से कौन है? यानी कि जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का
प्रकारात्मक समूह निम्न में से कौन है? ये प्रश्न कुछ यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो यहाँ पर जो प्रकारात्मक समूह दिया हुआ है वो किसका है? तो वो एल्डिहाइड का है। किसका है? वो एल्डिहाइड का प्रकारात्मक समूह है। या आप कह सकते हैं कि OH किसका है, कुछ भी लिख सकते हैं। OH का प्रकारात्मक समूह कौन है? तो वो होगा एल्कोहल का। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख के प्रकारात्मक समूह यहाँ से टिक कर ले। अगर OH होगा तो किसका होगा? एल्कोहल का। कीटोन का क्या होता है आप सब जानते होंगे, O के साथ डबल बार होता है, ये एल्डिहाइड का। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का। ये अलग अलग प्रकारात्मक समूह हमने चैप्टर की व्याख्या के दौरान बहुत अच्छे से पढ़े थे। तो आप कुछ भी यहाँ पर लिख लें। मान ले कि OH है, OH का प्रकारात्मक समूह निम्नलिखित में से कौन है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा एल्कोहल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। वो देखें, C2H2 कार्बनिक यौगिक को एथाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एथाइन। इसके दो कार्बन परमाणुओं के बीच में कितने बंध होते हैं? तो एथेन, एथिन और एथाइन। तो एथाइन यानी कि इसके बीच कितने बंध होंगे? इसके बीच दो परमाणुओं के बीच 3 बंध होंगे। अगला, CHO अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं? तो CHO अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। एल्कोहल को क्या कहते हैं? OH कहते हैं। ठीक है, कीटोन का भी मैं आगे बताऊंगा कि कीटोन को क्या कहते हैं। अगला, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो जो COOH है उसे क्या कहते हैं? उसे हम अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगला, निम्न में से कौन समावयवी है? निम्नलिखित में से कौन समावयवी यानी जिनके अवयव समान है? तो ऐसा कौन सा है जिनके अवयव लगभग समान है? तो इसका सही जवाब होगा C2H5OH एथिल अल्कोहल और CH3O CH3। इन दोनों के जो अवयव है वो समान है लगभग। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है? निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है? तो जो मेथेन है वो कार्बन का एक सहसंयोजी, कार्बन और हाइड्रोजन का एक सहसंयोजी यौगिक है, जहां पर एक कार्बन 4 अन्य हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो एथेनॉल का उपयोग ईंधन के रूप में किया जा सकता है। अगला, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? आपको चीनी का रासायनिक सूत्र बताना है। तो C12H22O11 ये क्या होता है? ये चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। आगे, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो आप सब जानते होंगे कि कितने होते हैं? 6 होते हैं। C6H12O6 ये क्या होता है? ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? 6 हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? यानी अणुसूत्र तो एक है परंतु उनकी संरचना अलग अलग है, वो क्या कहलाते हैं? तो वो आप सब जानते होंगे, वो समावयवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समावयवी कहलाते हैं। अगला प्रश्न संख्या 24। प्रोपेन की आणविक संरचना? तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, मेथ एथ प्रोप। तो प्रोप क्या होता है? C3H8 होता है। अगला प्रश्न संख्या 25। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध है? किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध है? तो देखो C3H4 मेथ एथ प्रोप यानी प्रोपाइन। तो यहाँ पर प्रोपाइन है, तो प्रोपाइन के साथ क्या होंगे? कार्बन के हाइड्रोजन के साथ 3 बंध होंगे। कहीं ना कहीं कार्बन कार्बन के बीच में 3 बंध होंगे। ऐसे होगा संरचना, कार्बन कार्बन और कार्बन। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन है 1 2 3, 3 और 1 4, ये हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया एथाइन। आगे बढ़ते हैं, सॉरी प्रोपाइन, 3 थे कार्बन तो प्रोपाइन। अगला प्रश्न 26वां है, हाइड्रोकार्बन कौन है? तो इसमें से जो ग्लूकोज है वो एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है C6H12O6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिकों को क्या कहते हैं? सब जानते होंगे, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगला प्रश्न, दोहरे आबंध वाले हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? जिनके बीच डबल बॉन्ड होता है उन्हें हम एल्किन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्किन कहते हैं। अगला, कार्बन क्या है? तो आप सब जानते होंगे, कार्बन एक प्रकार की अधातु है। अगला, निम्न में से कौन कार्बन के अपर रूप है? तो हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन ये तीनों ही कार्बन के अपर रूप है। अगला प्रश्न, प्रोपेनॉल C3H5CHO में कौन सा प्रकार्यात्मक समूह है? तो देखो कौन सा जुड़ा हुआ है? CHO। और अभी हमने देखा था कि जो CHO प्रकार्यात्मक समूह होता है वो एल्डिहाइड का होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32। यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का
प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है तो उसे क्या कहा जाता है? कार्बन की एक लंबी श्रृंखला है और उसमें जो हाइड्रोजन है उसको एक ही प्रकार का कोई अन्य समूह क्या कर रहा है? प्रतिस्थापित कर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। अगला 33वां प्रश्न है, संतृप्त यौगिक में जो संतृप्त यौगिक होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में कितना बंध होता है? तो वहां पर हमेशा एकल बंध होता है। फिर प्रश्न संख्या 34, निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर सी है, C2H4, ये क्या होगा आपका? ये एथीन होगा। ये क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है जो कार्बोनिल समूह को प्रदर्शित करता है? तो वो कौन सा होगा? COOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है। फिर 36, निम्न में से कौन कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रिया नहीं है? यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जो कार्बनिक यौगिकों के बीच में नहीं होती है? तो वो अवक्षेपण अभिक्रिया है, ये कार्बनिक यौगिकों के बीच में नहीं होती। अगला, कार्बनिक यौगिक जो एक दूसरे के प्रति ऐसे प्रतिबिंब की तरह है जो एक दूसरे पर नहीं बैठते, क्या कहलाते हैं? जो एक दूसरे पर व्यवस्थित नहीं बैठते उसे क्या कहते हैं? उसे प्रकाशीय समावयवी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिकों में प्राय नहीं होता है? ऐसा कौन सा गुण है जो कार्बनिक यौगिकों में नहीं होता? तो कार्बनिक यौगिक जल के अंदर विलय नहीं होते हैं। अगला प्रश्न, कार्बनिक यौगिकों में तत्वों के बीच में कैसा बंधन होता है? जो कार्बनिक यौगिक है उनमें तत्वों के बीच में कैसा बंधक होता है? तो सहसंयोजक बंध होता है। अगला, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण निम्न में से किस पर निर्भर करते हैं? तो जो कार्बनिक यौगिक है उनके जो रासायनिक गुण हैं वो उनके क्रियाशील समूह पर भी निर्भर करते हैं और बंधनों की प्रकृति पर भी निर्भर करते हैं। यानी ए और बी दोनों ही सही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 41, कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोकार्बन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोकार्बन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? तो उन्हें हम विषम परमाणु के नाम से जानते हैं। निम्न में से कौन कार्बनिक यौगिक सोडियम से अभिक्रिया करता है? इसमें से ऐसा कौन सा है जो सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है? तो वो आपका हो जाएगा एथेनॉल, C2H5OH। ये आपका सोडियम से अभिक्रिया कर लेता है। प्रश्न संख्या 43 है, कार्बन परमाणुओं की परस्पर जुड़कर बड़ी श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? यानी कार्बन परमाणुओं के द्वारा आपस में एक दूसरे से जुड़कर एक बड़ी श्रृंखला बनाने की जो गुण धर्म है, जो प्रवृत्ति है, वो क्या कहलाती है? तो वो आपकी श्रृंखलन कहलाती है। यहां पर श्रृंखलन ऐसे लिखा होगा, ये श्रृंखलन कहलाती है। ठीक है। ये जब कार्बन कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर एक लंबी चेन बनाते हैं तो उसे हम श्रृंखलन गुण धर्म कहते हैं। अगला, कार्बन एक अद्वितीय परमाणु है क्योंकि कार्बन एक अद्वितीय का मतलब यूनिक, इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे कारण क्या है? तो इसमें यौगिकों की संख्या सर्वाधिक है, बिल्कुल सही है। इसके परमाणु लंबी श्रृंखला में बनते हैं, सही बात है। इसके परमाणु लंबी श्रृंखला में बनते हैं। जंतु और पेड़ पौधे मुख्यतः कार्बनिक यौगिकों से बने होते हैं, सही बात है। यानी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न, कि जो कार्बनिक यौगिक है उन कार्बनिक यौगिकों के गुण को निर्धारित करने वाले परमाणु या परमाणु समूह को क्या कहा जाता है? यानी कि जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उनके गुण को निर्धारित करने वाले परमाणु या फिर परमाणुओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो उसे क्रियाशील मूलक कहा जाता है। अगला, कार्बन यौगिकों की संख्या इतनी बड़ी क्यों है? यानी जो कार्बन यौगिक है उनकी संख्या लगभग 3 मिलियन के बराबर है, इतनी क्यों है? इसके पीछे कारण क्या है? तो कार्बन जो यौगिक है वो एक दूसरे के साथ जुड़ने की क्षमता रखते हैं, यानी एक दूसरे के साथ सहसंयोजक बंध की क्षमता रखते हैं। एक दूसरे के साथ वो आसानी से जुड़ जाते हैं। इस तो कारण क्या हुआ? सहसंयोजक बंध की प्रकृति के कारण। इस गुण के कारण वो किसी अन्य परमाणु या यौगिक के साथ आसानी से बंध बना के एक अन्य यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। अगला, एथेनॉल का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में किया जाता है? तो कफ सिरप, टिंचर आयोडीन, टॉनिक, इनमें से सभी? तो इनमें से सभी। अगला, एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाता है? जो एथेनॉल है वो सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा। तो देखो एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH, और ये जो सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहां से निश्चित रूप से आपको पता चल गया होगा कि कौन सी गैस मुक्त होगी? हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। अगला, अधिक मात्रा में एथेनॉल के सेवन से निम्नांकित में से क्या होता है? यानी जब आप अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन कर लेते हो तो इससे क्या होता है?
तो उपापचयी क्रिया प्रभावित होती है, बिल्कुल सही बात है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है, सही बात है। भाव शून्यता आ जाती है, यानी सोचने समझने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, सही बात है। सभी सत्य है तो सभी सत्य है। अगला प्रश्न, सूर्य के प्रकाश में गन्ने के रस का किण्वन करने पर क्या बनता है? तो जब सूर्य के प्रकाश में गन्ने का किण्वन होता है तो एल्कोहल का निर्माण होता है। अगला 51वां प्रश्न है, एथेनोइक अम्ल खनिज अम्लों की तुलना में कैसे होते हैं? तो जो एथेनोइक अम्ल है वो खनिज अम्लों की तुलना में दुर्बल अम्ल होते हैं। अगला, एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट अथवा सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाते हैं? तो जो एथेनोइक अम्ल है वो सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 या Na2HCO3 इनके साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। ठीक है, एथेनोइक अम्ल का सूत्र C2H5OH, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ठीक है, NaHCO3 ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। आगे, अपमार्जक द्वारा कपड़े की सफाई अच्छी तरह होती है, कौन से जल में अच्छी तरह होती है? तो अपमार्जक है वो मृदु जल में अच्छे से कार्य करते हैं। वैसे दोनों में करते हैं, जो अपमार्जक होते हैं वो तो दोनों में करते हैं, लेकिन अच्छी धुलाई होती है वो मृदु जल में ही कर पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साबुन के अणु में 2 सिरे होते हैं, जल में विलय एक सिरे को क्या कहा जाता है? जो जल में सिरा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे जल रागी कहते हैं, यानी जल से स्नेह करने वाला। और जल विरागी का मतलब जो जल से नफरत करता है, जल से विराग करता है। तो जो सिरा जल के अंदर रहता है उसे जल रागी कहते हैं, और दूसरे सिरे को क्या कहते हैं? जल विरागी कहते हैं। अगला, साबुन कठोर जल में किन किन लवणों से अभिक्रिया करता है? तो जो कठोर जल है वो किन लवणों के कारण कठोर होता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों प्रकार के लवणों के कारण ही कोई भी जल क्या होता है? कठोर जल होता है। अगला, अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के निम्नांकित लवण होते हैं, यानी कि जो अपमार्जक है, अपमार्जकों के द्वारा जो लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल की श्रृंखला का निर्माण होता है उसमें कौन कौन से लवण होते हैं? तो सल्फेट होता है, और कौन सा होता है? अमोनियम लवण होता है। सॉरी, कौन कौन सा होता है? अमोनियम और सल्फोनेट होते हैं। ठीक है, अमोनियम और सल्फोनेट, यानी कि बी और सी दोनों होते हैं। इसका जवाब होगा डी। अगला, अपमार्जक से बनाए जाते हैं, तो अपमार्जक से क्या बनाया जाता है? शैम्पू, इजी सर्फ, सर्फ एक्सेल, सभी, तो सभी बनाए जाते हैं। अगला, साबुन का आयनिक भाग जल में घुलता है, लेकिन कार्बन श्रृंखला वाला भाग किस चीज में घुलेगा? यानी कि जो आयनिक भाग होता है वो तो जल में घुलता है, लेकिन जो कार्बन श्रृंखला वाला भाग होता है वो किस में घुलता है? तो वो तेल में घुलता है। अगला, साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के कौन से लवण होते हैं? तो अभी मैंने बताया था सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। अगला, मेथिल एल्कोहल CH3OH का आयुपेशी नाम क्या है? तो आप सब जानते होंगे, इसे क्या कहते हैं? इसे हम मेथेनॉल कहते हैं। अगला, प्रोपिल एल्कोहल C8H7OH, इसका आयुपेशी नाम क्या है? यह आपको बताना है। प्रोपिल एल्कोहल का आयुपेशी नाम क्या है? तो इसे हम कहेंगे प्रोपेनॉल। क्या कहेंगे? प्रोपेनॉल, क्योंकि यहाँ पर कौन सा समूह जुड़ा हुआ है? हाइड्रोक्साइड, और इसके लिए क्या लगाते हैं हम? लास्ट में ऑल लगाते हैं, तो प्रोपेन प्लस ऑल प्रोपेनॉल। फिर एसिटिलीन C2H2 का आयुपेशी नाम क्या है? एसिटिलीन का जो आयुपेशी नाम है वो होता है एथाइन। क्या होता है? एथाइन, क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में कितने आबंध होते हैं? 3 आबंध होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, डाइमिथाइल ईथर C2H6O का आयुपेशी नाम क्या है? वो आपको बताना है डाइमिथाइल ईथर का। तो इसका नाम होगा मिथॉक्सी मेथेन। सॉरी, क्या होगा? मिथॉक्सी मीथेन, क्योंकि कार्बन कितने हैं? 2 है, तो यहां पर क्या होगा? मिथॉक्सी मीथेन। क्या होगा? मिथॉक्सी मीथेन। अगला, एथिल प्रोपाइल एथर का आयुपेशी नाम क्या है? एथिल प्रोपाइल एथर, तो इसका जो आयुपेशी नाम है वो हो जाएगा आपका एथॉक्सी प्रोपेन। क्या होगा? एथॉक्सी प्रोपेन। अगला, क्लोरोप्रोपेन में कौन सा समूह है? देखो नाम से पता चल रहा है क्लोरोप्रोपेन, तो इसके अंदर कौन सा समूह होगा? इसके अंदर हेलोजन समूह है, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सब कौन से हैं? ये सब हेलोजन समूह के सदस्य हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा समूह समावयवों को व्यक्त करता है? जो समावयवी है, जो एक जैसे हैं, तो जो इनमें से कौन सा समूह है जो समावयवों को व्यक्तित करता है? तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, C2H5OH और CH3O CH3, ये क्या है? एक दूसरे के समावयवी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
क्योंकि देखो C2 इधर भी है, C2 इधर भी है, यहाँ पर क्या है CH6 है, यहाँ पर भी H6 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन एक है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन एक है। तो दोनों क्या है, एक दूसरे के समावयवी है, लेकिन इनकी संरचना अलग अलग है। सामान्य सूत्र CnH2n वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? तो ये सब एल्किन कहलाते हैं। ठीक है। अगला, एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो सब जानते होंगे, एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र है वो होता है CnH2nOH। CnH2n + 1 OH, ये किसका सूत्र होता है? ये एल्कोहल का सूत्र होता है। अगला, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक निम्न में से कौन सा था? तो यूरिया था, NH2CO NH2। किसके द्वारा दिया गया था? बोहर के द्वारा। चीनी के किण्वन से क्या बनता है? तो जो चीनी का किण्वन होता है उससे एथेनॉल बनता है, C2H5OH बनता है। अगला, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जो क्लोरोफॉर्म है उसका जो रासायनिक सूत्र है वो है आपका CaCl3। अगला, सिरका का खट्टा स्वाद किस अम्ल के कारण होता है? तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप सब जानते होंगे, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्काइन, तो एल्काइन का जो सामान्य सूत्र है वो होगा आपका CnH2n-2। ठीक। एल्किन का क्या होता है? CnH2n। एल्काइन का क्या होता है? CnH2n + 1। ठीक है, ये होता है एल्किन का, CnH2n + 2 होता होगा, जैसे C2H6 +2 है। तो ये एल्केन, एल्किन और एल्काइन का सूत्र है। अगला, मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो उसे हम फॉर्मिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। अगला, पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, अभिक्रिया समूह कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर द्विआबंध वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? तो जब कार्बन और कार्बन के बीच में द्विआबंध होता है तो एल्किन, अगर सिंगल आबंध है तो एल्केन, अगर डबल है तो एल्किन, और अगर ट्रिपल है तो एल्काइन। अगला, जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए कैसे होते हैं? वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है। अगला, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो उसमें निकिल उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। अगला, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच में कितने आबंध पाए जाते हैं? तो 2 आबंध पाए जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 8, यानी 2 और 6। ठीक है, 2 की कमी पड़ रही है तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। अगला, बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? तो बेंजीन का जो अणुसूत्र है वो C6H6 है। अगला, एथीन का सूत्र क्या है? एथीन का सूत्र आपको बताना है, तो सब जानते होंगे, C2H4। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध होगा, ये इस तरह। अगला प्रश्न, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या है? तो जो एथेनोइक अम्ल है उसका सूत्र है CH3COOH। अगला, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो वो कौन सा है? वो सबसे सरल है मीथेन, CH4। मीथेन किसका उदाहरण है? तो आप सब जानते होंगे कि मीथेन है वो एल्केन का उदाहरण है। अगला, मीथेन का गलनांक कितना होता है? तो मीथेन का जो गलनांक है वो होता है 90 केल्विन। अगला, मीथेन यौगिक से क्या उत्पन्न होता है? तो मीथेन यौगिक से क्या उत्पन्न होता है? तो मीथेन यौगिक से कोई भी आयन उत्पन्न नहीं होता है। अगला, निम्न में से कौन जल में अविलेय है जो जल के अंदर घुलता नहीं है? ऐसा कौन है? तो वो है एथाइन। अगला, केरोसिन वाली स्टोव से कैसी ज्वाला मुक्त होती है? जो केरोसिन वाला स्टोव होता है उससे हमेशा नीली ज्वाला मुक्त होती है। अगला, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन वातावरण के लिए हानिकारक है अथवा लाभकारी हो सकते हैं या नहीं? तो ये दोनों ही वातावरण के लिए कैसे हैं? हानिकारक है। अगला, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट एल्कोहल को अम्लों में परिणत कर देते हैं, अतः ये किस प्रकार के पदार्थ है? तो ये दोनों ही प्रकार के पदार्थ है, ऑक्सीकारक है। अगला, संकलन अभिक्रिया में हाइड्रोजन के योग से, संकलन अभिक्रिया में हाइड्रोजन के योग से क्या होता है? तो उस स्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। संकलन अभिक्रिया में हाइड्रोजन का क्या होता है? तो हाइड्रोजन का योग होता है, अभी हमने पिछले वाले प्रश्न में देखा था। अगला, साबुन के अणु में 2 सिरे होते हैं, हाइड्रोकार्बन में विलय सिरे को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहा जाता है जलरागी। क्या कहा जाता है? जलरागी। अगला, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 443 केल्विन पर गर्म करने पर क्या होता है? कि जब हम एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 केल्विन पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है? आपका एल्किन बनता है। अगला, एथेनॉल
और डाई एथिल ईथर किस प्रकार के समावयवी है? तो ये दोनों ही क्रियाशील समावयवी है। अगला, एथेनॉल के ऑक्सीकरण से एथेनोइक अम्ल निर्मित होता है, प्रयुक्त ऑक्सीकारक कौन सा है? एथेनॉल के ऑक्सीकरण से एथेनोइक अम्ल बनता है। ठीक है, एथेनॉल C2H5OH, एथेनोइक अम्ल CH3COOH। तो यहां पर जो ऑक्सीकारक है वो कौन सा है? तो यहां पर जो ऑक्सीकारक है वो दोनों यूज हो सकते हैं, क्षारीय KMnO4 भी यूज हो सकता है और अम्लीय K2Cr2O7 भी यूज हो सकता है, यानी ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला, सूर्य के विसरित प्रकाश में मेथेन क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? सूर्य के जो प्रकाश है उसकी उपस्थिति में जो मेथेन है वो क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बना सकता है? CH3Cl सही बात है, CH2Cl2, CaCl3, यानी उपयुक्त तीनों ही सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन कमरे के तापमान पर द्रव नहीं है? तो वो कौन सा है? एथीन है। अगला, वेल्डिंग में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो एथाइन गैस का उपयोग किया जाता है। अगला, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या होता है? तो जो शुद्ध एसिटिक अम्ल है उसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से रबर किसका बहुलक है? रबर किसका बहुलक है? तो वो आइसोप्रीन का बहुलक है। निम्न में से कौन ऊष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक है? ऊष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक है वो है आपका ग्रेफाइट। ये क्या है? अधातु होते हुए भी अपवाद स्वरूप है। अगला, नाइट्रोजन अणु में कितने संसंयोजक बंध होते हैं? किसमें? नाइट्रोजन में। तो नाइट्रोजन में कितने होते हैं? नाइट्रोजन में 3 होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, यानी कि 7 होता है, यानी 2 और 5। तो कितने संसंयोजक बंध होंगे? 3। अगला, निम्न में से कौन योगशील अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? वो आपको बताना है। तो वो कौन सा है? वो आपका है एथीन। अगला, लैक्टिक अम्ल कौन सी समावयवता प्रदर्शित करता है? कौन? लैक्टिक अम्ल। तो ये प्रकाशिक समावयवता को प्रदर्शित करता है। अगला, एक ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन किस प्रकार के समावयवी है? तो ये दोनों ही स्थान समावयवी है। ठीक है। अगला, फुलरिन C60 कार्बन का अपर रूप है और इसकी आकृति कैसी होती है? तो इसकी आकृति फुटबॉल जैसी होती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सोडियम से अभिक्रिया नहीं करता है? तो वो कौन होगा? एथीन। अगला, साबुन का घोल बादल जैसा क्यों दिखता है? इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि जो साबुन है वो साबुन के मिसेल प्रकाश का क्या करते हैं? प्रकीर्णन करते हैं। अगला, क्या अपमार्जक का प्रयोग कर जल की कठोरता जांची जा सकती है? तो नहीं। ठीक है। अगला, प्रोपाइन C3H4 में कौन सा समूह है? तो सिंपल सी बात है, यहां पर आइन लगा हुआ है, यानी कौन सा समूह होगा? वो आपका एल्काइन समूह होगा। अगला प्रश्न, जंतु वसा में क्या होता है? तो जंतु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं मौजूद होती है। अगला, हजामती साबुन का झाग जल्दी नहीं सूखता है क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? उसमें रेजिन और ग्लिसरॉल पाया जाता है। अगला, सजातीय श्रेणी के संदर्भ में कौन सही नहीं है? तो इनके जो द्रवणांक यानी गलनांक समान होते हैं, ये कथन गलत है, बाकी कथन समान है। जो सजातीय श्रेणी के सदस्य होते हैं उनके रासायनिक गुण समान होते हैं, क्रियाशील समूह समान होते हैं, और जो समीपवर्ती सदस्य है उनमें CH2 का अंतर पाया जाता है। बाकी इनके जो गलनांक है वो अलग अलग होते हैं। अगला, समजातीय श्रेणी के सदस्यों के जो अणुसूत्र हैं वो भी कैसे होते हैं? वो भी अलग अलग होते हैं। अगला, निम्न में से कौन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन से अभिक्रिया करके CO2 गैस को मुक्त करता है? तो वो होगा आपका एथेनोइक अम्ल। अगला, वनस्पति तेलों में क्या पाया जाता है? तो वनस्पति तेलों के अंदर लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं पाई जाती है। अगला, किन उत्प्रेरकों के उपयोग से वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है? तो वो होगा आपका निकेल। अगला, हाइड्रोजन के 2 परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को साझा करके एक यौगिक बनाते हैं जिसका नाम क्या है? तो वो कौन से यौगिक होंगे? सहसंयोजक यौगिक हाइड्रोजन के होंगे। हाइड्रोजन के सहसंयोजक यौगिक होंगे। अगला, ब्यूटेनॉन चतु कार्बन यौगिक जिसका प्रकार्यात्मक समूह कौन सा है? तो ब्यूटेनॉन, नॉन किसके लगता है? कीटोन समूह के। अगला, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो आपका ईंधन है वो पूरी तरह से नहीं जल रहा है। अगला, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच किस प्रकार का बंध पाया जाता है? तो वो एकल बंध पाया जाता है। अगला, अमोनियम के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के
परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना होता है? अमोनिया मतलब NH3, तो कितना होगा? 1:3। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला, सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कैसे होते हैं? तो वो कुचालक होते हैं। अगला, एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच में 2 आबंध मौजूद होते हैं। इनमें एक 6 और एक क्या है? एक पाई आबंध है। एक 6 और एक पाई आबंध है। अगला, जीवन शक्ति का प्रतिपादन और खंडन करने वाले क्रमशः कौन कौन है? जीवन शक्ति का जो प्रतिपादन सिद्धांत है उसका प्रतिपादन और उसका खंडन करने वाले वैज्ञानिकों का नाम क्या है? तो बर्जीलियस और वोहलर। जीवन शक्ति का प्रतिपादन का सिद्धांत बर्जीलियस के द्वारा और खंडन किसने किया है? वोहलर ने। अगला, समजातीय श्रेणी के सदस्यों के क्रियाशील मूलक आपस में समान होते हैं, लेकिन 2 निकटवर्ती सदस्यों के सूत्र में निम्न में से किसके बराबर में अंतर होता है? तो CH2 के बराबर में अंतर होता है। अगला, एल्किल समूह का सामान्य सूत्र क्या है? तो जो एल्किल समूह है उसका सामान्य सूत्र है वो होता है CnH2n+1। ये किसका होता है? एल्किल समूह का, CnH2n+1। ठीक। आगे, प्रोपीन C3H6 में कौन सा समूह है? तो कौन सा समूह है? नाम से पता चल रहा है प्रोपीन यानी कि एल्किल समूह है। निम्न में से कौन एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है, जिसका उपयोग एल्कोहल में किया जाता है? वो है एथेनॉल। अगला, पेंटेन के समावयवों की संख्या कितनी है? तो वो कितनी है? 3 है। कितनी है? 3। अगला, प्रोपेनॉन में कौन सा समूह है? देखो प्रोपेनॉन में नाम से पता चल रहा है नॉन, नॉन मतलब कीटोन समूह। अगला, लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण को क्या कहा जाता है? तो उसे हम अपमार्जक कहते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन कमरे के ताप पर द्रव है? इनमें से कमरे के ताप पर द्रव कौन है? तो वो आपका एथेनॉल है। अगला, प्रोपेन और ब्यूटेन युग्मों में कितने इकाई का अंतर पाया जाता है? तो CH2 का अंतर पाया जाता है। ठीक। अगला, प्रोपेन क्या है? तो प्रोपेन एक प्रकार का क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि ये एल्केन समूह का सदस्य है। क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक कितना होता है? तो 334 केल्विन होता है। निम्नांकित में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है? तो वो होगा C4H10, क्योंकि ये एल्केन समूह का सदस्य है। अगला, साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह होता है। साबुन के द्वारा सफाई का काम कौन से जल में अच्छे से होता है? तो मृदु जल में। अगला, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? तो एल्कोहल के अंदर नाइट्रोजन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, मीथेन वायु के अंदर जलकर क्या बनाता है? तो मीथेन जो वायु के अंदर जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देती है, CO2। अगला, एल्केनो के मुख्य स्रोत क्या है? तो वो पेट्रोलियम पदार्थ है। मेथेन के अणु का आकार कैसा होता है? तो वो होता है समचतुष्फलकीय। अगला, पेंटेन से व्युत्पन्न एल्कोहल का आणविक सूत्र क्या होगा? तो वो होगा C5H11OH, जो पेंटेन से व्युत्पन्न होगा। अगला, एथाइन का रासायनिक सूत्र क्या है? आप सब जानते होंगे, C2H2। अगला, सबसे अधिक उपयोगी अल्कोहल कौन सा है? तो सब जानते होंगे, अभी मैंने बताया था एथेनॉल सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है। अगला, ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है? तो ब्यूटेन के 2 समावयवी संभव है। अगला, सोडियम के टुकड़े को एथेनॉल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो वो आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला, एथेन, मेथेन और प्रोपेन किस श्रेणी के सदस्य है? तो ये तीनों ही समजातीय श्रेणी के सदस्य है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एथेनोइक अम्ल का तनु घोल है? एथेनोइक अम्ल का तनु घोल कौन सा है? तो वो सिरका होता है। अगला, निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है? तो वो कौन होगा आपका? वो होगा मेथेन। अगला, हेक्सेन का रासायनिक सूत्र क्या है? आप सब जानते होंगे, 6 नंबर पर आता है C6H14। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 4 के जितने भी अभ्यास के महत्वपूर्ण MCQ थे उन सभी MCQ की चर्चा हमने बहुत अच्छे से कर ली है। उम्मीद करता हूं सारे प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो अगर आपको मेरी मेहनत और क्लास पसंद आ रही है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।